हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा फाइनली हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आ गए हैं। हम इस वक्त हमारा पूरा फोकस है 11th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर हमने काफी करवा दिया है। इसके बाद 12th पे फोकस होगा। फाइनली हमने 6th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th, फेडरलिज्म। तो आज बेटा हम देखेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, संघवाद क्या होता है, और इस फेडरलिज्म को का तरीका अलग अलग देशों में कैसा है, इंडिया के फेडरलिज्म को क्वाजी फेडरलिज्म क्यों कहते हैं, और इंडिया में फेडरलिज्म है जहां पर हम बोलते हैं कि पावर को सेंटर में स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। चैप्टर 7 हमारा है फेडरलिज्म। ठीक है। सो फेडरलिज्म का मेन जो मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, वो है बैलेंसिंग नेशनल यूनिटी विथ रीजनल डाइवर्सिटी। You know, India is a very diverse country. We have thousands of languages, culture and different tribes. और हमारे यहाँ अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो सबको बैलेंस करने के लिए फेडरलिज्म बहुत जरूरी था। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार उसको आप देख लो। सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले सबसे पहली बात तो ये कि फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है। तो फेडरलिज्म की मीनिंग पढ़ेंगे। कोर जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है फेडरलिज्म का बेटा वो हम करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा कि फेडरलिज्म के लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या रूपरेखा है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोविजंस क्या है, रूल्स कैसे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर हम देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, क्योंकि यहां फेडरलिज्म में पावर अलग अलग ऑर्गन्स के पास होती है, अलग अलग लेवल पे होती है। तो यहां पर हमारे यहां एक डिस्प्यूट आता है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा होगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा, सद्भावना वाला रिलेशनशिप होगा, या लड़ाई झगड़े करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजन क्या है। हमारे यहां पर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, कुछ ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल पावर दिया गया है, कुछ सर्टन सर्कमटेंसेस में हमारे यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है। तो उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर हम कवर करने वाले हैं ग्लोबल लेवल पर फेडरलिज्म क्या है और इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे हो रहा है। तो चलिए चलते हैं इतिहास में। सबसे पहले अगर आप इतिहास में जाके देखोगे अंग्रेजों के जमाने में, तो अंग्रेजों के जमाने में भी हमारे इंडिया को अलग अलग यूनिट में डिवाइड करके बांटा गया था और अलग अलग तरीके से रूल किया जा रहा था। कुछ ऐसा एरिया था जहां पर राजा रजवाड़े महाराजा रूल करते थे, उसको प्रिंसली स्टेट बोलते थे। कुछ ऐसा एरिया था जिसको ब्रिटिशर्स अपन डायरेक्टली रूल करते थे, उनको प्रेसिडेंसीज बोलते थे। फॉर एग्जांपल मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स भी ना अलग अलग प्रोविंसेस बना के क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। सो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट भी हमारे यहां पर था। ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमें आजादी मिली तो हमने फिर से स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन किया, क्योंकि हमने आजादी के टाइम से अपने लोगों से, अपने पब्लिक से ये हमने एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही देश आजाद होगा हम देश को लैंग्वेज के नाम पे जो अलग अलग स्टेट बनाएंगे, ताकि जो भी लोग अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो काम अपना आसानी से करें। तो फाइनली हमने क्या किया, मॉडर्न लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया, जो स्टेट बन गए लैंग्वेज के नाम पे। और फर्स्ट स्टेट लैंग्वेज के नाम पे कौन सा बना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और उसके लिए कौन से लीडर ने अपनी जान दे दी, कौन से लीडर को फास्ट पे बैठना पड़ा, उपवास पर बैठना पड़ा, और उनको मनाने के लिए कोई नहीं आया। सोनम वांगचुक को जैसे मनाने के लिए जेपी नड्डा गए थे, फाइनली उन बेचारे की डेथ हो गई थी। और उसके बाद कौन सा स्टेट बना, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो बच्चा बताएगा उसको मिलेगा हार्ट। चलो भाई, तो स्टेट बनाए गए लैंग्वेज के नाम पर। कर्नाटका फॉर कन्नड़ा स्पीकिंग, तमिलनाडु फॉर तमिल स्पीकिंग, एंड तेलुगु फॉर आंध्रा पीपल के लिए जो तेलुगु स्पीकिंग थे, मलयालम फॉर केरला। एंड ऐसे ही बाद में 1960 में महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया। किससे महाराष्ट्र को अलग कर दिया गया,
गुजरात से, गुजरात दोनों अलग अलग बन गए 1960 में। ऐसे बहुत सारे स्टेट हमारे यहाँ बनाए गए लैंग्वेज के नाम पे। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट एथनिसिटी और कल्चर के नाम पे बनाए गए। बहुत सारे हमारे यहाँ स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के फीचर के हिसाब से बनाए गए। तो ये सब चीजों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारे इंडिया में जो स्टेट की बाउंड्री है वो चेंज हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द विश ऑफ द पीपल। लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हमारी सरकार ने टाइम टाइम पर हमारे यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए हैं। हमारे यहाँ पर बहुत बदलाव किए हैं और बदलाव करना इतना आसान बना दिया गया है कि इसके लिए ज्यादा न मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से सब काम हो जाता है। आगे बताऊंगा, ये मेजोरिटी वगैरह आगे है। व्हाट इज फेडरलिज्म द ग्लोबल कंटेक्स्ट। तो पहली बात तो ये बेटा मैं आपको बता दूं कि फेडरलिज्म का अगर मीनिंग मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले सिंपल सा मीनिंग होता है, फेडरलिज्म मींस a form of government where the power is divided between central authority and the constituent unit। जहां पर पावर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी स्टेट में डिवाइड करके रखा गया है। और ये जो पावर डिवाइड करके रखा गया है ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। सेंटर स्टेट को पावर नहीं देता है। यहां पर स्टेट की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक चीज तो आप समझ गए ना, सिंपल सा मतलब एग्जाम में लिखना है। फेडरलिज्म का मतलब वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। जहां पर जो पावर को, सत्ता को डिवाइड करके रखा गया, जो मेन केंद्रीय सरकार है और उसके अलावा जो उसके नीचे सरकार है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, गवर्नमेंट राज्य सरकार है। अगर आप बेटा मैं आपको बताऊं फेडरलिज्म कहां कहां पर है, वो देश जो ज्योग्राफिकली बहुत बड़े हैं, जिनके यहाँ कल्चर डाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां पर फेडरलिज्म ज्यादा सूट करता है। और जिन्होंने फेडरलिज्म को नहीं माना, जिन्होंने अच्छे से फेडरलिज्म को नहीं चलाया, उनका हाल क्या हुआ वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होता क्या, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एक दिक्कत होती है। फेडरलिज्म आया क्यों? क्योंकि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो रहा था। सारा डिसीजन एक ही इंसान ले रहा था। डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो रहा था, डिवेल्युएशन ऑफ पावर नहीं हो रहा था, सारा सब कुछ एक के हाथ में था। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसमें यूएसएसआर का नाम है, डिसोल्यूशन हो जाएगा। यूएसएसआर को क्या हुआ? डिसोल्यूशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहले यूएसएसआर, आप रशिया को देख रहे हो, रशिया जो है आपकी फेवरेट कंट्री, उसका अगर आप बॉर्डर देखोगे पहले यहां से लेके इस पूरे एरिया में इतना बड़ा यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या मेरे बच्चों, 15 कंट्री थी इसमें लगभग यूएसएसआर के अंदर से। लेकिन 1990 आते आते डिसइंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि धीरे धीरे करके सारा पावर सेंट्रलाइज हो गया था। सारे फैसले सेंट्रलाइज तरीके से मॉस्को में बैठ के लिए जाते थे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी, जो बाकी फेडरल रिपब्लिक थी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी, बाल्टिक नेशंस थे, इन सबको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। ठीक है। अब देखो अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो तो इंडिया बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक तरीके से हमारा जन्म हुआ। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, मां बहुत तड़पती है, उसी तरीके से इंडिया के जन्म के टाइम पे भारत मां को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जन्म के साथ ही लाखों लोग, करोड़ों लोग का हमारे यहाँ पे माइग्रेशन और लाखों लोग की डेथ हो गई। ठीक है। लेकिन हमने उस टाइम पर धैर्य नहीं खोया और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पर हमने पावर को डिवाइड करके रखा गया है। अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दूं तो ऐसे साउथ एशियन, जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहां पर बहुत सारे एग्जांपल है जहां पर प्रॉपर तरीके से पावर को डिवाइड नहीं किया गया और फाइनली वहां पर डिसइंटीग्रेशन हुआ, वहां पर अथॉरिटीज प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाई। अब इंडिया के केस में आते हैं, ज्यादा बाहर करने का कोई मतलब नहीं है। तो फाउंडेशन, हमारे यहां पर दिक्कत क्या है, हमें फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि बेटा हमारे यहां पर 20 तो मेजर लैंग्वेजेस हैं और लगभग हजारों माइनर लैंग्वेज हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, नेपाली, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे लैंग्वेज अलग अलग है। मल्टीपल मेजर वर्ल्ड रिलीजन हमारे इंडिया के अंदर है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब इंडिया में है।
और मिलियंस ऑफ इंडिजीनियस आदिवासी ट्राइबल लोग हमारे यहां पे रहते हैं। फिर हमने इसको यूनिफाइड कैसे किया, कौन सा ऐसा ग्लू था जिसको यूनिफाइड किया, तो हमारा कॉमन लैंड मास था, एक जमीन का टुकड़ा है, हमारा शेयर्ड हिस्ट्री है, हम सब ने ब्रिटिशर के हाथ से लाठी खाया है और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम सब ने मिलकर लड़ाई करा है, ठीक है ना। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश करा कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जहां पर पावर को अलग अलग ऑर्गन्स को दिया जाए, जिससे हमारी डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे और साथ में नेशनल यूनिटी मतलब देश की एकता और अखंडता दोनों बनी रहे। तो फेडरलिज्म के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको एक बार देखते हैं। तो डेफिनेशन, एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट द टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स, रीजनल एंड नेशनल। इसको भी आप लिख सकते हो, मतलब जहां पर नेशनल गवर्नमेंट भी होगा और रीजनल गवर्नमेंट भी होगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट ड्यूल पॉलिटी होती है, टू ऑटोनॉमस लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है। तो मतलब यहां पर दो सेट ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरलिज्म के अंदर। सेकंड आइडेंटिटी काय आहे, पीपल बिलोंग देयर रीजन, गुजराती गुजरात से, मराठी महाराष्ट्र से, हरियाणवी हरियाणा से, बट सबकी सिटीजनशिप हमारे यहां एज ए इंडियन है। हमारे यहां सिटीजनशिप सबकी एक ही रहेगी, एज ए इंडियन, वी ऑल आर इंडियंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो कंसीडर सुप्रीम, इट इज एग्जैक्ट रूल बुक जिसके अंदर सारे एब्सोल्यूट पावर दिया गया अलग अलग लेवल पर। और हमारे यहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर सेंटर की पावर अलग से, स्टेट की पावर अलग से दी गई है। और हमारे यहां सबसे बड़ी बात इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी हमारे यहां पर जो न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र है, एज अंपायर की तरह काम करती है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर या स्टेट के बीच में, तो हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो अंपायर की तरह काम करती है, गलत को गलत बोलती है, सही को सही बोलती है। आपको एक और बात कमेंट में बतानी है कि इंडिया में किसको बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला, हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बाकी का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे, फिलहाल हमने यहां तक कर लिया है। अभी बाकी का जो ये पार्ट है जिसमें न्यूज के आर्टिकल्स वगैरह हैं, ये अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।